नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जीके वॉइस पर। दोस्तों, आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा विज्ञापित सिविल और कुटुंब न्यायालयों हेतु कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के पाठ्यक्रम के बारे में। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आप सभी को यह जानकारी दी जाएगी कि पाठ्यक्रम में परीक्षा कितने अंकों की है तथा सिलेबस में क्या-क्या है और क्या-क्या परिवर्तन हुआ है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के कोर्ट्स में सरकारी नौकरी पाने का इससे बड़ा और सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिल सकता। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में इस परीक्षा के पूरे सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। अगर आप भी इस बार अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे बहुत ही काम की जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की जो ये वैकेंसी आई है, इसमें 140 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 140 अंकों की है, तो यानी कि 140 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है वो है पहला सामान्य ज्ञान उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड से संबंधित जनरल नॉलेज जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 56 अंक का, यानी कि इसमें 56 प्रश्न होंगे। तथा सेकंड होगा सामान्य ज्ञान उत्तराखंड को छोड़कर अन्य प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड को छोड़कर जो भारत के अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित जानकारी 14 अंकों की पूछी जाएगी, यानी कि 14 प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर ये हो जाते हैं आपके 70 अंक, यानी कि 70 प्रश्न। इन प्रश्नों के लिए आपको उत्तराखंड और पूरे भारत के अन्य राज्यों को तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। आगे चलकर हम विशेष रूप से इस पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। और जो आपका इस परीक्षा का भाग 2 है, पार्ट सेकंड है, वो है सामान्य अध्ययन से संबंधित, जिसमें सामान्य हिंदी से 14 अंक होंगे, यानी कि 14 प्रश्न होंगे। तथा दूसरा पार्ट है आपका तर्क शक्ति एवं मानसिक अभियोग्यता, यानी कि रीजनिंग से संबंधित 8 अंकों की परीक्षा होगी, यानी कि 8 प्रश्न होंगे। तीसरा है आपका कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपके 8 अंकों के, यानी कि 8 क्वेश्चन होंगे। और इसी तरह से सामान्य इतिहास, सामान्य भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति शास्त्र, समसामयिकी, इन सब के 8-8 अंकों का मिलाकर टोटल 70 अंकों का ये होगा। यानी कि इस एग्ज़ाम में 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में उत्तराखंड और अन्य राज्यों से भारत के अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी से आपके 70 प्रश्न आएंगे। तथा सामान्य हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, सामान्य इतिहास, सामान्य भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समसामयिकी मिलाकर, समसामयिकी यानी कि हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, इन सब को मिलाकर आपके जो है 70 अंकों की एक परीक्षा होगी, यानी कि टोटल 140 अंकों की परीक्षा होगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस पाठ्यक्रम के विस्तृत रूप की ओर और विस्तृत रूप से आपको समझाते हैं कि इस पाठ्यक्रम में किस सेक्शन में क्या-क्या होगा। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन में विषय हिंदी, यानी कि जो हिंदी की हमारी परीक्षा होगी उसमें क्या-क्या होगा। तो भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार हैं, हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, यानी कि कहाँ से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, कार्यालयी प्रयोग के लिए कौन सी भाषा और
कार्यालयी प्रयोग के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए, हिंदी की बोलियाँ कौन-कौन सी हैं। बोलियों से तात्पर्य हमारा उसकी उपबोलियों से है कि जिनका विकास हिंदी भाषा से ही हुआ है, उस प्रकार की बोलियाँ। उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कौन-कौन सी हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी या कोई अन्य भी है, तो इस प्रकार से इनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद कुछ व्याकरण से संबंधित भी, जैसे लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ, देवनागरी लिपि के गुण और दोष क्या-क्या हैं, देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भारतीय भाषाएं कौन-कौन सी हैं, इस प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। उसके बाद स्वर और व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब इसके बाद हिंदी की वर्तनी यानी कि शब्दों का सही उच्चारण और किस तरह से इन्हें लिखा जाए या सही रूप किस तरह से इन्हें लिखा जाता है, उस प्रकार की, जैसे हिंदी वर्तनी स्पेलिंग विश्लेषण करना, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, विराम चिन्ह, हिंदी अंक। उसके बाद शब्द संरचना में वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया, विशेषण और कारक, इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद शब्द भंडार में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस हर एक एग्ज़ाम में इस प्रकार के एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं कि भारत एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द कौन-कौन से हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी, विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची आदि। इसके बाद संधि के कितने भेद हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, इसके रूप में विस्तृत जानकारी। वाक्य परिचय, वाक्य का आशय क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के प्रकार क्या हैं और वाक्य शुद्धि, यानी कि वो आपको कोई सेंटेंस बना के दे देंगे और उसमें लिखा होगा कि उपरोक्त में से छांटिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार का जो वाक्य है बना हुआ, उसकी वर्तनी ठीक है या नहीं। इस प्रकार के मतलब वाक्यों के से संबंधित इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। लोकोक्ति एवं मुहावरे, इसका जो है दोस्तों, लोकोक्ति और मुहावरे से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे संबंधित एक न एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम में जैसे हिंदी, कंप्यूटिंग, संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी, सोशल मीडिया, यानी कि जितने भी प्रकार के हमारे संचार के साधन हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये हर एक एग्ज़ाम में एक दो तो पूछे ही जाते हैं। हिंदी, कंप्यूटिंग, फ़ॉन्ट टाइपिंग, पेज लेआउट, ये कुछ कंप्यूटर से संबंधित भी है तो इससे भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सामान्य हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। तो ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार मेरे हिसाब से तो आप जो है कि 10 से 12 तक की हिंदी की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें, इसके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें सबसे पहले पद्य में आपका कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी। इसमें दोस्तों आपको विशेष रूप से इनका जन्म, इनकी रचनाएं और इन्होंने किस भाषा में किस चीज़ की रचना की और इनकी रचनाएं क्या-क्या हैं, इन सब के बारे में जो है विशेष रूप से जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। उसके बाद गद्य में है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी। इसमें भी दोस्तों जिस प्रकार से पद्य में है उस प्रकार से गद्य में भी होगा। इन सभी की रचनाएं क्या हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी।
उसके बाद तर्क शक्ति एवं मानसिक योग्यता से संबंधित जो प्रश्न हैं उसमें दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, इसमें दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण और शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण। अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण में दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति, आकृति अवयव और समरूप आकृतियाँ, ये इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जो है कि इनकी स्टडी करनी होगी। फिर शाब्दिक मानसिक योग्यता में वर्णमाला परीक्षण, कूट लेखन, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, अंक एवं समय क्रम परीक्षण, निगमनात्मक परीक्षण, रक्त संबंध परीक्षण, गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना, धारणा परीक्षण, कथन एवं तर्क, वर्गीकरण, आलेख वेन डायग्राम, गणितीय सक्रियाएं, आव्यूह, बैठक परीक्षण, आंकड़ों की पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट पासवर्ड, कंप्यूटर से संबंधित संख्या एवं अवधि निर्धारण, कैलेंडर, कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन, सहेली परीक्षण, समस्या समाधान, सामाजिक बुद्धि, शब्द निर्माण और लिपिकीय अभिक्षमता, इन सभी के बारे में दोस्तों आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। हालांकि इसमें से कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, जैसे दर्पण एवं जल प्रतिबिंब होता है, और आकृतियों का निर्माण है, आकृति अवयव है, वर्णमाला परीक्षण है, कूट लेखन है, भिन्नता की पहचान है, गणितीय सक्रियाएं हैं, कैलेंडर है, समस्या समाधान है, इस प्रकार के, और रक्त संबंध परीक्षण, निगमनात्मक परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, ये 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे हर बार एक नए क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस पर कुछ विशेष ध्यान दें। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान में पहली यूनिट है मूल अवधारणाएं, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का वर्गीकरण और पीढ़ियाँ, कंप्यूटर का ब्लॉक, आरेख, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर पोर्ट, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की अवधारणा, प्रोग्रामिंग भाषाओं की पीढ़ियाँ। इस प्रकार यूनिट 1 में जो मूल अवधारणा है कि कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने बनाया, क्या किया, इस प्रकार से ये कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है और पहले से आज तक अभी तक कौन सा मतलब कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें, और पीढ़ियाँ कितनी जनरेशन अभी तक कंप्यूटर की हो चुकी हैं, कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, कितने प्रकार की मेमोरी होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इसके बारे में ब्रीफ चीज़ें पढ़नी होंगी, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, और कंप्यूटर पोर्ट्स, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की अवधारणा, प्रोग्रामिंग भाषाओं की पीढ़ियाँ, इन सभी पर विशेष ध्यान देना होगा। अब इसमें टॉपिक 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणाएं, ओपन और प्रोप्राइटरी विंडोज़ के संस्करण, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, विंडोज़ डेस्कटॉप, बूटिंग, शटडाउन और स्टैंड बाय विकल्प, स्टार्ट मेन्यू, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंट्रोल पैनल का उपयोग करके एप्लीकेशन प्रबंधन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना, सिस्टम टूल्स, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, विंडोज़ एक्सप्लोरर के साथ काम करना, लिनक्स के मूल सिद्धांत। इस प्रकार से आपको जो हमारे ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी प्रकार के होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
इकाई 3 में है आपका सॉफ्टवेयर पैकेज वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग की अवधारणाएं क्या हैं? वर्ड दस्तावेज के साथ काम करना, खोलना, बंद करना और सहेजने के विकल्प, टेक्स्ट संपादित करना, टेक्स्ट टेक्स्ट ढूंढना और बदलना, भाषा की जांच और थिसॉरस फॉर्मेटिंग, स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, बुलेट और नंबरिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एडिट पेज फॉर्मेटिंग, हेडर और फुटर टेबल, टेबल सम्मिलित करना और आयात करना, टेबल भरना और फॉर्मेट करना, चित्र और वीडियो मेल दर दस्तावेज प्रिंट करना, कीबोर्ड शॉर्टकट। इस प्रकार से दोस्तों सॉफ्टवेयर पैकेज वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर ये जितने भी टॉपिक हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्प्रेडशीट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्प्रेडशीट की अवधारणाएं, वर्कशीट प्रबंधित करना, वर्कशीट और सेल की फॉर्मेटिंग, डेटा दर्ज करना, संपादन, वर्कशीट प्रिंट करना, चार्ट और ग्राफ व्यवस्थित करना, फॉर्मूला और फंक्शन फॉर्मूला में ऑपरेटरों को संभालना, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले स्प्रेडशीट फंक्शन, गणितीय सांख्यिकी, वित्तीय तार्किक, दिनांक और समय, कीबोर्ड शॉर्टकट, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद प्रस्तुति सॉफ्टवेयर, प्रस्तुति का परिचय और निर्माण, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। टेम्पलेट्स का उपयोग कहाँ होता है, किस काम आते हैं, क्या क्या यूजेस हैं, नई स्लाइड को कैसे जोड़ा जाता है, स्लाइडों के बीच नेविगेट करना, मास्टर स्लाइड का उपयोग, स्लाइड शो, प्रस्तुति सहेजना और खोलना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प, कॉपी मूल स्लाइड हटाना, डिज़ाइन लागू करना, एनिमेशन का उपयोग करना, स्लाइड ट्रांजिशन, क्लिप आर्ट सम्मिलित करना, ध्वनि मूवी सम्मिलित करना, प्रस्तुति देखना, प्रस्तुति हैंड आउट का प्रिंट आउट लेना, कीबोर्ड शॉर्टकट। इस तरह से आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इंटरनेट के साथ काम करना, इकाई 4 में है इंटरनेट के साथ कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के मूल सिद्धांत। इंटरनेट के साथ काम करना, ISP वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब, www, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL और डोमेन नेम, इंटरनेट के उपयोग, सर्च इंजन की अवधारणा, IP एड्रेस, इंटरनेट की एप्लीकेशन, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों ईमेल। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल अकाउंट प्रतिबंधित करना, यानी कि ईमेल अकाउंट का जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाए। ईमेल एड्रेस के बारे में जानकारी, ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर करना, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ईमेल लॉगिन करना, ईमेल लॉगिन कैसे करते हैं इस बारे में जानकारी, ईमेल कैसे भेजते हैं, यानी कि अपने ईमेल से किसी दूसरे ईमेल पर आपको मैसेज भेजना है तो कैसे भेजेंगे, और किसी से जब आपने रिसीव किया है तो उसे रिसीव करने कहाँ देखना है, कैसे देखना है, किस प्रकार से फाइलों को अटैचमेंट के रूप में भेजना। यदि आप अभी तक तो हम केवल एक मैसेज की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे हमको सपोज दैट कोई इमेज जो जेपीजी या जेपीईजी में हो या फिर कोई पीडीएफ फाइल अपने टेक्स्ट के साथ अटैच करके किसी दूसरे को भेजनी है तो वो किस हिसाब से भेजेंगे। एड्रेस बुक, फाइलें अपलोड या डाउनलोड करना, वही फाइलें जो हमने किसी को भेजी हैं या किसी से प्राप्त की हैं उसे ईमेल पर किस प्रकार से अपलोड करें या किस प्रकार से डाउनलोड करें, इस बारे में जानकारी। नेट शिष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और शासन में ICT का सामाजिक प्रभाव, इन सभी पर जो है विशेष रूप से आपको चर्चा करनी होगी और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। 5वां है साइबर सुरक्षा। आजकल दोस्तों साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, तो साइबर सुरक्षा के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत वो है। वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, मालवेयर, स्पैम, डेटा बैकअप और रिकवरी टूल्स। भारतीय IT एक्ट, साइबर क्राइम के प्रकार, फायरवॉल, कुकीज़, हैकर्स और क्रैकर्स, साइबर सुरक्षा तकनीकी प्रमाणीकरण, इंस्क्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, एंटीवायरस, फायरवॉल, स्ट्रेटोग्राफी, इन सभी के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों अंग्रेजी वाला सेक्शन छोड़ देते हैं, हम दोबारा हिंदी से ही शुरू करेंगे। अब आपका सामान्य ज्ञान व सामान्य
अध्ययन विषय इतिहास, जिसे हम सामान्य इतिहास 8 नंबर का जो सेक्शन है इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपका आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका नामकरण, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, नगर योजना व भवन निर्माण। वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, सामाजिक आर्थिक व धार्मिक स्थिति, राजनीतिक साहित्य व धर्म। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है सामाजिक आर्थिक धार्मिक व राजनीतिक जीवन, साहित्य, धर्म, महाकाव्य काल, रामायण व महाभारत कालीन समाज व राजनीति। जैन व बौद्ध धर्म। जैन व बौद्ध धर्म के अंतर्गत है शिक्षा, स्थापना, शिक्षाएं व विस्तार। उसके बाद आता है मौर्य काल। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, अशोक व उसका धम्म, मौर्यकालीन प्रशासन, समाज व कला, इन सब के बारे में मौर्य काल के अंदर आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल के अधीन आपको पारसी, यूनानी, शक व कुषाण संपर्क तथा उसके सांस्कृतिक प्रभाव, शुंग व आंध्र सातवाहन वंश, इस प्रकार इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी। गुप्त साम्राज्य के अंदर गुप्तकालीन शासक कौन थे, प्रशासन कैसा था, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान व संस्कृति, इन सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी। उत्तर गुप्त काल, हर्षवर्धन राजपूत शासक, चोल व पल्लव साम्राज्य, 600 से 1200 के मध्य भारतीय सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास एवं अन्य पहलू, इन सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद आपका अरब व तुर्की आक्रमण। अरब व तुर्की आक्रमण के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा इस्लाम की स्थापना, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी व गौरी की आक्रमण। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपको दिल्ली सल्तनत, गुलाम, खिजली, तुगलक, सैयद व लोदी वंश, प्रशासन, समाज, साहित्य, कला व स्थापत्य, आर्थिक नीति, साम्राज्य विस्तार व अन्य नीतियों के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन, मुख्य संत व उनके प्रभाव के बारे में पढ़ना होगा। बहमनी व विजयनगर राज्य, मुख्य शासक व उनकी उपलब्धियां, साहित्य, कला व संस्कृति पर प्रभाव। मुगल काल के अंतर्गत आपको मुगल शासक व शेर शाह सूरी, मुगल प्रशासन व नीतियाँ, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, धार्मिक व राजपूत नीति, कला, साहित्य व स्थापत्य, शेर शाह सूरी प्रशासन। मराठा व सिखों के अंदर मराठा राज्य व इनके मुगलों से संबंध, सिख गुरु व इनके मुगलों के साथ संबंध, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आधुनिक काल के इतिहास के अंतर्गत हमको यूरोपियों का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच व फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन किस प्रकार हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नीति व उसके प्रभाव, प्रशासनिक नीतियाँ क्या क्या थी, गवर्नर व गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट व अन्य एक्ट, सामाजिक सुधार जो भी हुए हैं वो किस प्रकार हुए। फिर ब्रिटिश शासन, 1857 का विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कारण और मुख्य घटनाएं व प्रभाव, वायसराय व उनकी नीतियाँ, भारतीय समाज में सामाजिक व धार्मिक सुधार व आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कारण क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी व अतिवादी दल, लॉर्ड कर्जन व उसकी नीतियाँ क्या थी, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार क्या था, इन सब के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। अब प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो भी चीज़ें हुई थी, जैसे होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, 1917 की अगस्त की घोषणा, गांधी युग, भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट अधिनियम 1919, जलियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी की घटना, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन,
गांधी इरविन समझौता, द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड व पूना समझौता। इस प्रकार से इन सभी के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, आज़ाद हिंद फौज, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का विभाजन, आज़ादी के बाद के भारत की मुख्य घटनाएं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर। विश्व का इतिहास, इसके अंतर्गत आता है यूरोप में पुनर्जागरण व उससे संबंधित मुख्य साहित्यकार, कलाकार व वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा। ब्रिटेन के राजवंश, हेनरी अष्टम, एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय तथा विक्टोरिया के समय की मुख्य घटनाएं। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण क्या थे। इन सभी के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना होगा। उसके बाद आता है दोस्तों उसके बाद 200 सेकंड आता है हमारे पास भूगोल के अंतर्गत भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व का भूगोल के अंतर्गत हमें भारत और विश्व का भूगोल में विविध शाखाएं, सौरमंडल की उत्पत्ति, अक्षांश, देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण, ग्रह, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, उच्चावच पर्वत पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह तंत्र, जलमंडल, समुद्री लवणता, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, वायुमंडल की परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, चक्रवात, आर्द्रता, कृषि, ऊर्जा और खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियां और जनजातियां, परिवहन, वैश्विक ऊष्मीकरण, व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक समूह, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आता है दोस्तों भारत का भूगोल, भौगोलिक परिचय, स्थल रूप एवं संरचना, जलवायु, प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनजाति, प्रवास, परिवहन, संचार, विदेश व्यापार, अधिवास, जनजाति, पर्यावरणीय संकट, हवा, पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कारण और प्रभाव। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियां, भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या हैं, उत्पादन एवं विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास एवं समस्याएं, लघु उद्यम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जिसको आज की तारीख में एमएसएमई के नाम से भी जाना जाता है। एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत जो है इन सब चीज़ों को लघु उद्यम, सूक्ष्म लघु उद्यम और मध्यम उद्यम के संबंध में जो है काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएंगी। विकास एवं समस्याएं, इसका विकास और समस्याएं क्या हैं, मतलब इसके विकास में क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से जो है इसमें विकास होता है, लेकिन समस्याएं किस प्रकार से आती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। नीतियाँ क्या हैं, नीति आयोग, मुद्रा एवं वित्त, नई आर्थिक नीति क्या है, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार, प्रवृत्ति एवं दिशा, भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो ये टॉपिक है इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास विषय राजनीति विज्ञान, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंतर हमको जो है सबसे पहला राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलनों में सबसे पहले यह है
राष्ट्रीय जागृति के कारण के अंतर्गत भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज की स्थापना, महर्षि दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, सन 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत में छापे खाने का प्रारंभ, भारत का आर्थिक शोषण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, बंगाल का विभाजन 1905, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर का अभिनव भारत, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसका सेक्शन ब यानी कि दूसरा सेक्शन है दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में, कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव था और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें पढ़ना होगा। के गांधी का भारत में आगमन कब हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या उन्होंने किया, ये सब पढ़ना। रॉलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन, सकारात्मक पहलू नकारात्मक पहलू असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना होगा। उसके बाद दोस्तों है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके अंदर जो है साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, अगस्त क्रांति 1942, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण भारत का विभाजन, भारत के विभाजन के अंदर आपको मुस्लिम लीग और उसकी मांगे, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन के क्या कारण थे। उसके बाद दूसरा है दोस्तों गांधीवाद, गांधीवाद के अंदर आपको गांधी के राजनीतिक विचार, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, राजनीति का आध्यात्मिकीकरण और राम राज्य की अवधारणा। गांधी जी के सामाजिक विचार जो है इसके अंदर आता सर्वोदय की अवधारणा और अस्पृश्यता एवं इसका उन्मूलन, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसके अंदर दोस्तों इसके बाद इसी के अंदर आता है हरिजन की अवधारणा, गांधी जी के आर्थिक विचार, अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार, न्यासिता का सिद्धांत, स्वावलंबन सिद्धांत, कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के अंदर भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, पंथ निरपेक्षवाद की अवधारणा, सहयोगी संघवाद, मौलिक अधिकारों का समावेश, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अंदर ख आता है मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक अधिकारों की अवधारणा के अंदर समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था व उसका महत्व, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों का विस्तृत रूप से उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और मौलिक अधिकारों के साथ ही आता है मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का महत्व, सामाजिक सहकार व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, पर्यावरण संरक्षण, नारी की गरिमा का सम्मान, बचपन का संरक्षण, राष्ट्रीय एकता का या अखंडता, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद आता है नीति निर्देशक तत्व, आधारभूत अवधारणाएं, उदारवाद, गांधीवाद, समाजवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना होगा। इसके बाद दोस्तों भारतीय संसद में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि निर्माण प्रक्रिया, अध्यादेश, आपातकाल का संसदीय व्यवस्था पर प्रभाव, प्रधानमंत्री, मंत्री पर अधिकार व शक्तियाँ, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद पर संसदीय नियंत्रण, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का किस प्रकार से, राज्यसभा, लोकसभा, विधि निर्माण, इन सब के बारे में प्रॉपर पढ़ना होगा। उसके बाद भारत का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गठन किस प्रकार से होता है या किस प्रकार हुआ,
कार्यप्रणाली क्या है, शक्तियाँ क्या-क्या हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग की क्या प्रक्रिया है और न्यायिक पुनरावलोकन, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। फिर आता है इसमें नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की दशाएं। दशाएं यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। दूसरा है नागरिकता का लोप होने की दशाएं, यानी कि नागरिकता का लोप होने का मतलब कि कोई यहाँ से छोड़ के कहीं और चले गया और वो वहाँ की नागरिकता ले रहा है, तो धीरे धीरे इस प्रकार से भारत की नागरिकता खत्म होगी या लोप होगी। तो उसकी क्या क्या दशाएं हैं, किस प्रकार से ऐसा हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल। अब जो हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करने की क्या दशाएं हैं, यानी कि अगर कोई राजनीतिक दल यानी कि कोई जो है पार्टी जो है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को जो है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल बनाना चाहती है, यानी कि नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी अगर बनाना चाहती है, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और क्या क्या दशाएं, क्या क्या शर्तें रखी गई है कि आपके जब इन सभी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, तब जो है आप जो है अपनी पार्टी को एक नेशनल लेवल की पार्टी बनाने के लिए योग्य हो सकते हैं। अब आपका जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल की भूमिका व महत्व। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित क्या क्या प्राविधान हैं। इसके बाद आता है पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन। अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि स्थानीय स्वशासन में पहला नगर निगम और दूसरा नगर पालिका, ये होते हैं दोस्तों शहरी। और इसी के अंदर आता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संरचना, कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इन सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। उत्तराखंड में जो पंचायती राज अधिनियम आया उसके बारे में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके बारे में पढ़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है हमारे, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय आदि के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। पर्यावरण, वैश्विक तापमान की समस्या एवं समाधान, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, मानवाधिकार, मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा, मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास, शस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, भूमंडलीकरण की आवश्यकता, गुण एवं अगुण, दक्षिण एशिया की समस्याएं, सार्क संगठन, उद्देश्य, उपलब्धियां एवं समस्याएं, इन सभी के बारे में दोस्तों आपको विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो दोस्तों इसके बाद आता है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको विश्व के देश, महाद्वीप, प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रम, विश्व के धर्म, विश्व के आश्चर्य, भारतीय राज्य, भारत, विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख दर्रे, प्रमुख सागर, महासागर, विश्व के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषाएं, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, प्रमुख खेल एवं संबंधित शब्दावली, सम्मेलन, प्रदर्शनी, महोत्सव, कॉन्फ्रेंस, प्रमुख रिपोर्ट और राजनीतिक घटनाक्रम, इन सभी के बारे में
आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब विश्व के देश, महाद्वीप, प्रमुख अंतरिक्ष घटनाएँ, घटनाक्रम। दोस्तों, करंट अफ़ेयर से तात्पर्य ये होता है कि जो हमने अभी आपको ये सब बताया, इन सभी के बारे में जो लेटेस्ट घटनाक्रम है, जो लेटेस्ट अभी-अभी घटित हुआ है विश्व में, देश में, अ, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस ऑर्गनाइज़ेशंस ने कोई नई खोज करी है या कोई अपना सैटेलाइट किसी अन्य ग्रह पर भेजा है। तो इस प्रकार से जो है करंट अफेयर्स में ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं। किसी ने कोई नई किताब अभी लिखी है, लेखक हैं, वैज्ञानिक खोजें हैं, प्रमुख पुरस्कार जो इसी साल या मतलब लेटेस्ट जो किसी को मिले हैं, किसी से भी संबंधित हो, रक्षा से, खेल से, स्वास्थ्य से, किसी भी चीज़ों से। तो इस प्रकार की जो लेटेस्ट घटनाक्रम जो हमारे पास अभी तक हमें मतलब देश विदेश और राज्य स्तर पर जो भी हुए हैं, उन सभी के बारे में हमें जो है कि जानकारी प्राप्त करनी है दोस्तों। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, जो है दोस्तों आपके पास 56 मार्क्स का आएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, स्थिति एवं विस्तार, पर्वत चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन और जनसंख्या। इन सभी के बारे में दोस्तों आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश यथा कत्यूरी शासन काल, चंद्र शासन काल, गोरखा, पवार एवं ब्रिटिश शासन इत्यादि। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं विभूतियाँ, उत्तराखंड के विविध आंदोलन तथा कुली, बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी, स्वतंत्रता के उपरांत आंदोलन, चिपको, नशा नहीं रोजगार दो एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विविध पक्ष, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन एवं अद्यतन राजनीतिक घटनाक्रम। इन सभी के बारे में जो है आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। तीसरा है दोस्तों उत्तराखंड के जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत यथा नौला, धारा, पोखर, चाल, खाल, गाड़, गधेरा। सिंचाई के परंपरागत साधन यथा मूल, गूल, नहर, नलकूप, हैंडपंप एवं विविध सिंचाई योजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं। उत्तराखंड में वर्षा में आधारित कृषि की वर्तमान समस्याएं। इन सभी के बारे में आपको जो है जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद चौथा है हमारे पास उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, यानी कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था, आर्थिकी जो है, अर्निंग यानी कि जो है उत्तराखंड में जो है आर्थिक रूप से जो उत्तराखंड सुदृढ़ होता है वो किन किन स्रोतों से होता है। तो पहला जो है कृषि, प्रमुख कृषि के अंदर प्रमुख फसलें, व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्याएं क्या हैं, उद्यान, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। लघु व कुटीर उद्योगों की वर्तमान दशा तथा ऊन, काष्ठ, लौह, ताम्र उद्योग इत्यादि। उत्तराखंड में उत्तराखंड में विभिन्न उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की वर्तमान दशाएं, रोजगार की प्रवृत्तियां, पलायन का जो संकट है ये क्यों हो रहा है, इन सब के बारे में जो है आपको अच्छे से जो है पढ़ना होगा दोस्तों। उसके बाद पांचवा है हमारे पास उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, परंपरा, रहन सहन, भाषा बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला और लोक संगीत। इन सब के बारे में आपको जो है दोस्तों जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध जो परंपराएं हैं, जैसे हमारे दुनिया भर के मतलब काफ़ी प्रकार के लोग यहाँ पे, जैसे जौनसारी हो गया, भोटिया हो गया, थारू हो गया, राजी हो गया। इस प्रकार से जो भी हर किसी का एक अलग यूनिक कल्चर है और उस यूनिक कल्चर के अंतर्गत उन लोगों के जो यूनिक कल्चर है, तो संस्कृति और सांस्कृतिकताओं से संबंधित जो भी उनके कार्यक्रम होते, क्रियाकलाप होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, जिससे जो है इनका रहन सहन, भाषा बोली, लोकगीत, लोक नृत्य इस प्रकार की चीज़ें भी अलग अलग हो जाए। तो इस प्रकार से हर एक ट्राइब के बारे में और हर चीज़ों के बारे में वहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से किसका जो है, क्या जो है, किसकी परंपरा है और किसका जो है कैसे जो है भाषा बोली वगैरह है, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जननांकिकी, उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन, भूमि बंदोबस्त, लगान एवं रेतवाड़ी राजस्व, पुलिस व्यवस्था, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। 7वां है दोस्तों आपका उत्तराखंड में शिक्षा। उत्तराखंड में शिक्षा, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी टेक्निकल एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, शिक्षा की दशाएं और तत्संबंधित समस्याएं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो इस प्रकार की हमारे उत्तराखंड में जो शिक्षा है उसकी दशा क्या है और तत्संबंधित समस्याएं, उससे संबंधित समस्याएं अभी वर्तमान में क्या क्या सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। और जब उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है तो इससे स्वाभाविक है कि ये परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यधिक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें जो है धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएं कहाँ कहाँ होती हैं, कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं जहाँ जो है कि यात्राएं होती हैं, इन सब के बारे में जानकारी आपको रखनी है। यथा चार धाम, जैसे चार धाम हो गए, नंदा राज जात की यात्रा जो 12 वर्षों में एक बार होती है, आध्यात्मिक यात्राएं कौन कौन सी उत्तराखंड के अंतर्गत आती हैं इत्यादि। प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल जो है वो कौन कौन से, साहसिक पर्यटन तथा पर्वतारोहण। अब ये उत्तराखंड जो है पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि धार्मिक रूप से यात्राएं तो यहाँ पर होती हैं, लेकिन यहाँ पर साहसिक पर्यटन और पर्वतारोहण तथा अन्य प्रकार के एडवेंचर की दृष्टि से भी उत्तराखंड अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर साहसिक पर्यटन, पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ट्रैकिंग इत्यादि, रेल, वायु तथा एवं तत्संबंधित समस्याएं जो संबंधित हैं इनसे, इन पर विचार करना और इनके बारे में पढ़ना दोस्तों। उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दशाएं क्या है, जल एवं वायु प्रदूषण, बादल फटना, निर्वनीकरण, वनाग्नि, बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं एवं पारिस्थितिक दशाएं, इनके बारे में आपको जो है पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद 10वां टॉपिक हमारे पास है राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण योजनाएं ऑब्लिक पहल। 11वां है राज्य द्वारा जारी सांख्यिकीय आंकड़े तथा उनसे संबंधित विषय। 12वां है आपका उत्तराखंड में जैव विविधता, बायो डाइवर्सिटी। और 13वां है आपका अन्य विविध विषय, यानी कि अन्य जो भी चीज़ें उत्तराखंड से संबंधित हैं उन्हें भी जो है आपने पढ़ना है। तो गुड लक दोस्तों, आपको ये वीडियो आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तथा दोस्तों आपको UKSSC द्वारा आयोजित विज्ञापित कनिष्ठ सहायक और वैयक्तिक सहायक परीक्षा के लिए अग्रिम रूप से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।